हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे चैप्टर 2 बिलियन है और बिलियन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उस चीज को आज हम कवर करेंगे। हालांकि एक वीडियो में कवर तो नहीं होगा, सेकेंड भी लाएंगे वीडियो। इसमें देखिएगा, इसके पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर 2 में आप देखिएगा जितने लिखे हैं परिभाषा, इस परिभाषा जो है आपके एग्जाम के लिए काफी बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगा और इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी लोग सोचेंगे सर लिखें कैसे, क्वेश्चन दिख रहा है आंसर नहीं दिख रहा है, तो जो समझा रहे हैं ना आप उसे समझ लीजिए ना, अपने भाषा में लिख लीजिए। इससे अच्छा तो कोई नोट्स होगा ही नहीं। हाँ, तो आप यहाँ से लिखिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि मोल प्रभाज या मोलांश को परिभाषित करें, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर चैप्टर 2 है बिलियन, तो बिलियन में क्या है बिलियन, इसके बारे में बताइए पहले। और बिलियन घटक कौन कौन होते हैं। देखिए नाम है बिलियन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो बिलियन में क्या होता है, जिसमें कि किस चीज का बिलियन, जैसे मान लीजिए पानी हो गया, चीनी हो गया, ये दोनों का है, इसका बिलियन हो गया। बात समझ आया ना। जैसे मान लीजिए आपके नमक है, चीनी है, पानी है, ये सब एक एक फेंट दीजिए, क्या हो गया, बिलियन हो गया। यानी कि बिलियन में ध्यान रखिएगा दो घटक होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय, ठीक है ना। यानी कि बिलियन में कितने घटक होते हैं, दो। कौन कौन, विलायक और विलेय। विलायक की बात करें, अच्छा आपने गर्मी का तो मौसम है ही ना, तो जाहिर सी बात है आप लोग पानी पीते होंगे और पानी के साथ साथ आप चीनी और नींबू का इस्तेमाल करते होंगे। तो बताइएगा अगर मान लीजिए चीनी और पानी का आपको बिलियन तैयार करना हो तो उसमें मात्रा किसकी ज्यादा होगी, तो बोलिएगा पानी की। यानी कि बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। जैसे पानी और चीनी में विलायक कौन हो जाएगा, तो पानी, बिल्कुल पानी होगा। अच्छा ये है विलेय, तो यानी कि बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है, ठीक है ना। अब सवाल आएगा कि सर इसका मतलब यही हुआ ना कि विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनता है, बिलियन बनता है। जी बिल्कुल यही होता है, ठीक है ना। तो बाबू बिलियन कैसा बनता है, तो विलेय और विलायक के मिलने से क्या तैयार होता है, बिलियन तैयार होता है, ठीक है। तो यहां से इसके बारे में हम इतना कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है ना। मूल प्रभाज या मूलांश के बारे में आपको बताना है। देखिएगा ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें ये है ना कि इसके बारे में जानने से पहले ध्यान रखिएगा, मूल प्रभाज या मूलांश दोनों का नाम सेम है, ठीक है ना। तो विलेय या विलायक की मोलों की संख्या। अब सवाल आएगा कि सर मोलों की संख्या होता क्या है। देखिएगा इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, आंगिक प्रश्न आता है, जो मतलब कि बिलियन चैप्टर में जो भी आंगिक प्रश्न आएगा ना उसका एक वीडियो हम निकाल देंगे, ठीक है ना। और मतलब इस पे चर्चा कर लिया जाएगा, बना लिया जाएगा वीडियो, ठीक है ना। तो याद अभी के लिए याद रखिएगा फिलहाल मूल प्रभाज के बारे में, तो विलेय या विलायक की मोलों की संख्या किसके, ध्यान सुनिएगा, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के जो अनुपात होगा उसी को कहते हैं मूलांश या मूल प्रभाज। एक बार पुनः परिभाषा पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछता है विलेय मूलांश या मूल प्रभाज क्या है, तो बताइएगा विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहलाता है, मूलांश या मूल प्रभाज। अच्छा अब देखिएगा सूत्र की बात करें, जैसे मान लीजिए, देखिए इसे x द्वारा सूचित करते हैं। अब मान लीजिए विलेय का मूलांश या मूल प्रभाज निकालना है, इसको विलेय या विलेय के निकालना है, ठीक है ना, मूलांश या मूल प्रभाज। तो विलेय के मूलों की संख्या, विलेय की मूलों की संख्या बटा बिलियन की कुल मूलों की संख्या हो जाएगा इसका सूत्र। उसी प्रकार आपसे पूछे कि विलायक के मूलांश या मूल प्रभाज निकालिएगा, तो x विलायक लगाइएगा, तो x विलायक पर क्या हो जाएगा, विलायक की मूलों की संख्या बटा बिलियन उपस्थित कुल मूलों की संख्या, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन बजाइए अभी, ठीक है। तो इसमें ये है मूलांश या मूल प्रभाज के बारे में कोई पूछता है तो बता दीजिएगा, विलेय या विलायक की मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या की अनुपात, अनुपात को मतलब बाटा, अनुपात को हम क्या कहते हैं, मूलांश या
मोल प्रभार। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोलारता तथा मोलालता में अंतर। देखिए ये जो वर्ड है ना मोलारता और मोलालता, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। ये वर्ड में आप देखिएगा मोलारता और मोलालता दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे रॉ है तो यहाँ पे लॉ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा रॉ है, तो इसमें याद रखिएगा जब रॉ है तो आप यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक जैसे समझिए। ट्रिक में ये होता है ना, एक बार लिख देते हैं मोलारता मोलालता। देखिए अब एक आप भी जानते होंगे एगो 1 लीटर होता है, एगो 1 केजी विलायक होता है। अब समस्या यह है कि सर 1 लीटर कौन होता है, 1 केजी कौन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आप लॉ देखे ना, तो लॉ से यहाँ पे ध्यान रखिएगा मोलारता, सॉरी रॉ जो है ना, यहाँ से यहाँ बहुत बच्चे क्या करते हैं लॉ दे के लीटर लगाते, नहीं उल्टा होता है। ये लीटर को दिखाता है, ये केजी को दिखाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं मोलारता के, तो यहाँ पे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित कितना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित कुल विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं। फिर से मोलारता के बारे में आपसे कोई पूछता है तो बताइएगा 1 लीटर बिलियन, मान लीजिए ध्यान रखिएगा ये कोई 1 लीटर का पानी है, ठीक है ना, कितना का है 1 लीटर। तो 1 लीटर बिलियन, बिलियन का मतलब यहाँ सिर्फ ये क्या बोलते हैं, इसमें विलेय और विलायक दोनों होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलारता। क्या कहते हैं, मोलारता। और उसी प्रकार पूछा जाए मोलालता के बारे में, ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसमें आप देखिएगा केजी है, ठीक है ना। तो 1 केजी विलायक में, फिर सुनिएगा जब कोई पूछता है मोलालता क्या है तो बताइए 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से मोलारता क्या है, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलारता कहते हैं। कोई पूछता है कि मोलारता क्या है, ठीक है ना, मोलालता क्या है, तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की संख्या को ही क्या कहते हैं, विलेय की मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। हालांकि अंतर पूछा है तो अंतर में करेंगे, जो मोलालता है रॉ वाला जो है इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं, और जो मोलालता होता है ये स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद से ये जो है इसका मात्रा की बात करें तो मोल प्रति लीटर होता है इसका। देखिएगा जब बात करते हैं यहाँ पे मोलालता तो कह रहा है ना कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, तो यहाँ से आप याद रखिएगा मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। उसके ठीक उसी प्रकार कोई पूछता है मोलालता का मात्रा क्या होता है बताइए, तो क्या होगा, मोल प्रति केजी। क्या होगा, मोल प्रति केजी होगा। ठीक है, 3 गो हो गया। चौथा अंतर है कि यह ताप पर निर्भर करता है, कौन, मोलालता टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि मोलालता ताप पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, तो आप 4 अंतर लिख दीजिएगा, बहुत है, 2 मार्क्स के पूछता है। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा इसे अंतर आप जरूर लिखिएगा कॉपी पे। जो समझा रहा है ना अगर अपने भाषा में लिखता है ना, इससे बेटर नोट्स कोई है ही नहीं। अगर कोई टीचर देता है नोट्स ना, उससे क्या मतलब है, अपना बनाइए। कोई पढ़ाता है टीचर, उसका नोट्स बनाइए, खुद से बनाइए, समझ के बनाइए, तो सबसे बेटर और सबसे सटीक होता है। ठीक है ना। अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी का नियम। देखिए हेनरी का नियम बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा हेनरी के नियम में स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलयता, फिर सुनिएगा, स्थिर ताप टेम्परेचर स्थिर है, जहां वही टेम्परेचर है, एकदम मान द्रव है। स्थिर ताप पर, ताप कैसा है, स्थिर है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलयता जो होती है वह क्या, वो मतलब कि किसी स्थिर, एक सेकंड सॉरी, हेनरी का नियम ना है, स्थिर ताप पर किसी द्रव में
किसी गैस की विलयता उसके दाब दाब के क्या होती है, सीधा समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती p। m क्या होता है, किसी द्रव में किसी गैस की घुली मात्रा होती है। m यहाँ पे क्या दिखाता है, द्रव में घुली गैस की मात्रा दिखाता है, और p क्या है, उसका प्रेशर है, क्या है, प्रेशर यानी कि दाब है। तो याद रखिएगा, स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलयता दाब के क्या होते हैं, सीधा समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। नेक्स्ट है, याद हो गया होगा हेनरी का नियम क्या है। नेक्स्ट है हेनरी स्थिरांक, ठीक है ना। अब यहाँ पे m बराबर, अगर इसको हटा देंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, कोई कांस्टेंट जुटेगा, यहाँ कांस्टेंट के रूप में केज जुटेगा। सर केज क्या होता है, तो केज होता है हेनरी स्थिरांक, तो केज p, ठीक है ना। अब आएगा कि सर केज क्या है, यानी कि हेनरी स्थिरांक क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, गैस के आंशिक दाब, देखिएगा केस के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, केस बराबर होता है P/X, यानी कि गैस के आंशिक दाब और मोल प्रभाज, x का है मोल प्रभाज है, यानी कि गैस के आंशिक दाब और मोल प्रभाज की जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, उसे क्या कहेंगे, हेनरी स्थिरांक कहेंगे, ठीक है ना। याद हो गया होगा, फिर से सुनिएगा। कोई पूछता है हेनरी स्थिरांक क्या है, तो क्या बताइएगा, गैस के आंशिक दाब, ठीक है ना, प्रेशर की, और क्या थी, यहाँ x क्या है, मोल प्रभाज, ठीक है ना। मोल प्रभाज के अनुपात क्या कहलाता है, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। अब बात करते हैं वाष्प दाब का अवनमन। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वाष्प दाब का अवनमन। देखिएगा, अवनमन का मतलब यहाँ पे सुनिएगा, मतलब कमी को दिखाता है। अवनमन किसको दिखाता है, कमी को दिखाता है। सवाल है वाष्प दाब का अवनमन। अच्छा ये बताइए, वाष्प दाब समझते हैं, बिल्कुल समझते होंगे, तो वाष्प दाब का अवनमन मैंने कम कब होता है। आप सोचिएगा, जब मान लीजिए दूध आपके घर में जब उबलता है, हम सबके घर में आपका जब उबलता है, तो आप चीनी डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, कम क्यों हुआ। अब बताइए, शुद्ध विलायक जो था उसमें जब चीनी डाल दिए, तो उस समय क्या हो गया, आपका जो जो उबल रहा था कम हो गया, और टेम्परेचर भी उसके अब क्या होगा, उसे उबलने के लिए और क्या होना है, टेम्परेचर देना पड़ेगा ज्यादा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो सवाल है कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब शुद्ध विलायक में, विलायक कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मान लीजिए शुद्ध में पानी मान लेते हैं, ठीक है ना। जब शुद्ध विलायक में कोई बाहर से अवाष्पशील, जब शुद्ध विलायक में बाहर से कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, यहाँ मान लीजिए एक पानी लेते हैं, ठीक है ना, शुद्ध पानी है, ठीक है, चाहे पानी में दूध ले लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ नहीं ना, एग्जाम्पल समझना, और क्या। ये शुद्ध विलायक के रूप में मान लीजिए दूध है। अब बाहर से क्या हुआ कि देखे कि दूध जो है उबल रहा है, समान एक टेम्परेचर फिक्स है, दूध जो है एक टेम्परेचर के बाद क्या होता है, उबलता है ना, इसका टेम्परेचर समान ताप पर क्या हो रहा है, ये उबल रहा है। तब बाहर से क्या हुआ कि हम लाए आए, इसमें चीनी डाल दिए, तब क्या हो गया, विलयन तैयार हो गया, क्या है नहीं, चीनी और दूध का विलयन तैयार हुआ, बिल्कुल तैयार हो गया। एंड जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को मिला देते हैं, तो बने विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वो विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब से क्या होगा, कम हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं, देख लीजिए, ध्यान सुनिएगा। ये मान लीजिए ये दूध था, ठीक है ना, शुद्ध विलायक के रूप में क्या है, दूध है। अब क्या हुआ, टेम्परेचर क्या है, समान है। अब क्या, इसमें हम एक विलेय के रूप में क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए। एंड जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया, चीनी डाल दिए, जब ऐसा ही चीनी इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो बॉइलिंग कर रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मान लो कि एक अपना टेम्परेचर भी बोल रहा था, जब चेंज डाल दीजिएगा, जाहिर सी बात है वेवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वाष्प दाब। यानी कि वही बात हुआ, जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को डालते हैं, चाहे मिलाते हैं ना, तो बने जो विलयन बनता है, विलयन क्या होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है। यही घटना क्या कहलाता है, वाष्प दाब का
अवनमन, ठीक है ना। तो वाष्प दाब का अवनमन को हम ऐसे पीओ माइनस पीएस से संबोधित कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। पीओ का है सर, पीएस का है, देखिएगा पीओ हो जाएगा आपका ये वाष्प शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा, और पीएस का हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर का है वाष्प दाब का अवनमन है, बिल्कुल। अब सवाल आएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो ध्यान रखिएगा। कोई पूछता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो बाबू ये क्या था, ये आपका वाष्प दाब का अवनमन का था। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा शुद्ध विलायक कौन था, पीओ था, तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फिर से सुनिएगा, कोई पूछता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो बताइएगा ये पीओ का है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में कोई पूछता है, बताइएगा शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन। पीओ का है, शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रोल का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, रोल का नियम, ठीक है ना। हालांकि इंपॉर्टेंट सब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है रोल का नियम। इसमें आपसे कोई पूछता है रोल का नियम क्या है, ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा डायरेक्ट हम नियम बता दे रहे हैं। वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, कौन, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, देखिए कुछ चीज याद करना हो ना, आप थोड़ा उसे गणित रूप में समझ लीजिए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहने का मतलब क्या, पीयू माइनस पीएस बटा में क्या चीज, पीयू। अभी ने बताया है कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन का कहता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब बात है रोल का नियम, तो बोलिएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन होता है वह मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, मूल प्रभाज के बराबर होता है, तो याद रखिएगा, ये जो है आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के बारे में, तो आप जानते होंगे आदर्श विलयन, ठीक है ना। आदर्श कहने का मतलब कोई आइडियल होगा, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या, यानी कि वैसा विलयन जो सभी ताप पर क्या होते हैं, राउल का नियम का पालन करते हैं। जिस प्रकार आप अपने घर में आदर्श स्टूडेंट होंगे, आदर्श बच्चे होंगे ना, यानी कि आप अपने माता पिता के बात मानते होंगे, वैसे ही है आदर्श विलयन क्या होता है, वैसा विलयन जो राउल के नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन, ठीक है ना। और बात करते हैं अनादर्श विलयन, तो ऐसा विलयन जो सभी ताप और राउल का नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है एजियोट्रॉपिक मिश्रण को परिभाषित करें। देखिए एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है दो द्रव का मिश्रण, ठीक है ना। जब दो द्रव एक समान ताप पर क्या होता है उबलना शुरू कर दे, मान लीजिए पहले दो द्रव ले लेते हैं, जैसे पानी प्लस दूध ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर इस समान ताप पर टेम्परेचर का समान ताप पर, इस समान ताप पर अगर उबलना शुरू कर देता है, ठीक है ना, दो द्रव एक निश्चित ताप पर क्या होता है उबलता है, उसे क्या कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अर्धपारगम्य में झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम्य में झिल्ली के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो बताइएगा वैसा झिल्ली जिसमें से होकर सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही आर पार होते हैं, न कि विलेय के अणु, उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। आप कैसे याद कीजिएगा, देखिए उदाहरण लीजिए अंडे के झिल्ली, देखिएगा अंडे के आप झिल्ली लीजिएगा, जैसे आप देखे होंगे जब अंडा जो बॉयल होता है, जब उसे निकालते हैं कवर से तो एक झिल्ली टाइप में लगता है। तो जो झिल्ली होता है, आप ही सोचिए जो झिल्ली होता है आपको लगता है मान लीजिए विलय के रूप में कोई पतला द्रव होगा, अब विलय के रूप में पक्का क्या होगा, उसकी किस ना किस जगह मात्रा होगा, मान लीजिए चीनी के रूप में लिक्विड हो,
वो विलेय के रूप में है। तो अब आप ही बताइए उस झिल्ली में से, अब बताइए विलेय के अणु पार होंगे, विलेय के विलायक के अणु पार होंगे, तो आप बोलेंगे सर विलायक के अणु, बिल्कुल। यानी कि वैसा झिल्ली जिसमें से होकर सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही आर पार होते हैं, न कि विलेय के अणु, उसे क्या कहेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली। उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडे की झिल्ली। ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास जो है यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद।